इसकी समीक्षा, क्या खोया क्या पाया, क्या हमको लाभ हुआ 500 दिन में और क्या हमको नुकसान हुआ। यह विषय इसलिए है कि जो हमें लाभ हुआ है, फायदा हुआ है, उस काम को हमें तेजी से और आगे बढ़ाना है, और जिसके कारण हमको नुकसान हुआ है उन कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। ठीक है ना? दो ही बातें, एक फायदा एक नुकसान, है ना? तो फायदा, सबसे पहला जो फायदा हुआ है मेरे दृष्टिकोण में वो ये है कि बहुत कम लोग जानते थे कि बीटी एक्ट 1949 क्या है। भारत के बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज भारत के बहुत सारे लोग जानते हैं कि बीटी एक्ट 1949 ने हमारे महाबोधि महाविहार पर कब्जा कर रखा है। जो अधिकार उनका नहीं है वो अधिकार भी उन्होंने हासिल कर रखा है। ठीक है ना? छोटी छोटी बातें, है ना? नुकसान ये हुआ कि कुछ कॉमर्शियल लोग जिनका ना धर्म से कोई रिश्ता है ना समाज से कोई रिश्ता है, जैसा देश वैसा भेष, कहां से उनका काम पूरा हो सकता है वैसा वो हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, है ना? बुरा मत मानना, भिक्षुओं में भी है और उपासकों में भी है ना? उपासक तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन भिक्षुओं से भी मेरा अनुरोध है कि आलोचना में से मत लेना, है ना? एक दो भिक्षु के बारे में मैं जानता था, चूंकि मैं व्यक्तिगत उनसे परिचित था, उनके जीवन से, उनकी कार्यशैली से। तो मैंने, जब लामा साहब से मेरे बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कहा था कि थोड़ा सा इन लोगों से केयरफुल रहना, है ना? चलिए, सामने आ गया सब, है ना? हमें नाम नहीं लेना किसी का। दूसरा बिंदु है, धरना को चलाना है या नहीं चलाना है। ठीक है? तो मैं समझता हूं शायद निर्विवाद इसका आंसर यही होगा कि चलाना है। क्यों चलाना है? यही होगा ना निर्विवाद। नहीं चलाना गुप्ता जी? नहीं, ऐसे कर रहे थे आप। एक गुप्ता जी है ना, तो इनसे मैं थोड़ी सी मजाक करके अपनी ऊर्जा बढ़ाता रहता हूँ। चलाना है तो फिर नहीं चलाने पे तो चर्चा करनी नहीं, है ना? अब चलाना है तो तीसरा यह कि इस धरना आंदोलन को व्यापक रूप कैसे दिया जाए। ठीक है? व्यापक रूप माने जैसा तुमान पे चल रहा था, जब तुमान पे चल रहा था तो पूरे भारत के सारे लोग हिल गए थे, पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी। पक्ष के लोग प्रभावित हुए थे, बड़े बड़े लोग धरना पर आए, है ना? बड़े बड़े नेता भी आए, बड़े बड़े हमारे उपासक लोग भी आए, है ना? और जो हमारे पक्ष में नहीं है, जो इसके विरोध में है, उनमें भी खलबली हुई। और खुशी की बात है कि पहली बार भारत के कई विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भी सांसदों ने इस आवाज को उठाया, राज्यसभा में भी उठाया, है ना? ये हमको क्या हुआ? फायदा हुआ, है ना? हमारी बात राज्यसभा तक भी उठी, हमारी लोकसभा में भी उठी और बिहार की विधानसभा में भी उठी, है ना? महाराष्ट्र में भी उठी, है ना? और चौथा है, चौथे नंबर पर धन का प्रबंध कैसे हो, है ना? क्योंकि बिना धन के भी बहुत अच्छे से लंबा मूवमेंट चल नहीं सकता। मैं तो रियल आपको बता रहा हूँ कि 500 दिन हो गए, मुझे खुद आश्चर्य लगा है प्रकाश सर। 500 दिन तक कैसा भी चला, हल्का चला, फुल्का चला, लेकिन 500 दिन तक चला। और 501वें दिन हम बैठे हैं और 501वें दिन में भी हम ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं सर्वसम्मति से कि अभी हमें और आगे चलाना है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी प्राइमरी स्टेज पे कम से कम जीत है। प्राइमरी स्टेज पे ये हमारी कम से कम बहुत बड़ी जीत है। और उसके लिए हमारा जो सबसे बड़ा, सब श्रेय तो सबको है, धन्यवाद तो सबको है,
लेकिन हमारे कुछ भिक्षु जैसे भंते प्रज्ञा सिंह जी और हमारे 10-12 भिक्षु है, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा, और कुछ उपासना जो कंटिन्यू धरना पे बैठे, आंधी है, बरसात है, गर्मी है, सर्दी है, लेकिन कंटिन्यू बैठे। कई बार ऐसी भी स्थिति आई कि दाल चावल भी मुश्किल लगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। जबकि भिक्षु जो लोग बैठे हैं, 20-25 लोग बैठे हैं, उनमें एजिड भी है, ज्यादा उम्र के भी। तो ज्यादा उम्र के भिक्षु को केवल दाल चावल से जीवन नहीं चल पाता, उनको थोड़ा सा डाइट भी चाहिए, दूध भी चाहिए, थोड़ा बहुत फल भी चाहिए, रोज नहीं हो तो कभी सप्ताह में 1 दिन 2 दिन तो चाहिए, वरना तो उनकी जो एनर्जी है ना बहुत वीक हो जाएगी, ज्यादा लंबे समय तक तो वो चल नहीं पाएंगे। लेकिन उन परिस्थितियों में भी 500 दिन बड़ी बात है। और एक हमारे टुन्ना साहब है, एक हमारी लड़की है जानती है, किसके पति है, जीवन लेके बैठे हैं, इनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे छोड़ के ये लड़की पूरा फुल टाइम, दोनों पति पत्नी अपने बच्चे छोड़ के इनके पास नहीं है, इनके सास ससुर या माता पिता उनकी देखभाल करने, है ना। तो ये बड़ा त्याग है, मैं समझता हूँ ये बड़ा त्याग है, हम सबका भी है, लेकिन कुछ लोगों का हमसे थोड़ा ज्यादा है, ये हमको स्वीकार करना ही चाहिए, है ना। अगर हम बुद्धिस्ट हैं या अम्बेडकर अनुयायी हैं, तो सबसे पहला हमारा गुण होना चाहिए कि हमें हमेशा सत्य को सत्य के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, है ना। 5वां है कार्य समिति का प्रारूप। मंटू जी, हाँ मंटू जी को सब मेरा वीडियो कट कर देते हैं सर। मंटू जी भी लगे हैं फुल टाइम, पूरा टाइम, उनकी भी एक शौक था, 40-50 हजार रुपए महीने कमाते थे वो रिपेयरिंग में, वो लेकिन सब छोड़ कर लगे हुए हैं, है ना। बाकी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा वो सब अपने आप समझ ले। 5वां पॉइंट के कार्य समिति का जो प्रारूप होगा तो वो सब लोग तय कर ही लेंगे। मैं जो अपनी बात रखना चाहता हूँ अभी आप लोगों के बीच में एक प्रस्ताव के रूप में है, मेरा व्यक्तिगत प्रस्ताव है, ठीक है ना। जिसपे आपको ठीक लगे तो चर्चा कर लेना, नहीं ठीक लगे तो मत करना, कोई बात नहीं है। धरना आंदोलन का, महामोदी महाबिहार मुक्ति आंदोलन का हमको विस्तार करना है। विस्तार करने का मतलब जो पक्ष में है उनमें उत्साह पैदा करना है, और जो विपक्ष में है उनका बीपी बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? आप चैन से नहीं सोने पाए ना, वो जब हमारे लोग चैन से नहीं सो रहे और वो चैन की नींद सो रहे हैं, तो ये भी हमारी कमजोरी है। क्यों? गलत कह रहा हूं मैं सर, है ना। जो समर्थन में है उनका मॉरल हाई होना चाहिए, और जो समर्थन में नहीं है उनका मॉरल डाउन होना चाहिए, उनका बीपी बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए कुछ पॉइंट मैंने यहाँ बैठे बैठे नोट किए। हम प्लान करें, जैसे अभी आप 3 दिन चलने वाला प्रोग्राम है, आप लोग इससे चर्चा कर लेना। चर्चा के बाद जो सभी की सहमति से निकलेगा उसी को हम सभी करना है, मुझे भी करना है। हम सबसे पहले एक भारत के पूरे संपूर्ण भारत के 100 शहर चिन्हित करें। 100 शहर, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, और उन 100 शहरों में हम बड़ी बड़ी जनसभाएं करें। चाहे हमें इस काम को करने में 365 दिन लगे, 301 वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे, 3 वर्ष लगे, लेकिन एक हमको रूट चार्ट बना लेना चाहिए, है ना। कहां से चलना है और कहां तक चलना है ना। कहां से चलना है और कहां तक चलना है, ठीक है ना। जैसे पंजाब के किसानों ने कृषि विधेयक के विरोध में एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था, है ना, चार्ट बनाया था, है ना। ऐसे हम लोगों को भी एक प्लान बना लेना चाहिए, है ना, रोड मैप। 100 शहर जिनमें हम वॉल पेंटिंग करें, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवावें, जिस शहर में प्रोग्राम हो जब, है ना,
हजारों लाखों की संख्या में उसके छोटे छोटे पर्चे छपे, सोशल मीडिया का, बड़े मीडिया का, सारे मीडिया का हम लोग इस्तेमाल करें, प्रचार प्रसार करें और उसको ये कर ले कि कभी हम दक्षिण में कर रहे हैं प्रोग्राम तो फिर दूसरा प्रोग्राम हमारा पश्चिम में हो रहा है, फिर साउथ में हो रहा है ना। ऐसे तरह से उसको डिजाइन कर ले जिससे हर समय पूरा देश उससे प्रभावित होता रहे। ये मेरा है। दूसरा है, हमें कुछ जो प्रचार यात्राएं भी निकालनी चाहिए। प्रचार यात्राएं जैसे जहां जहां हम सक्षम लोग हैं, जहां हमारा लीडरशिप सक्षम है, तो 1 महीने का या 10 दिन का या 15 दिन का बाइक से या एक कोई मेटाडोर वगैरह सजाकर उसमें होर्डिंग्स लगाकर, है ना, बड़े बड़े साउंड लगाकर तय कर लें कि भाई हमारा 1 महीने का हमें 1 महीने में हमको 1000 किलोमीटर इस रूट से निकलते हुए महाबोधि विहार मुक्त करो, वीटी एक्ट निरस्त करो, है ना। इस किस्म के नारों के साथ हम लोगों को ये काम करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जहां हमारा धरना होगा उसको हमें ताकतवर बनाना है। ताकतवर बनाना है तो जैसे अभी हमारी 321 की कार्य समिति बनी है, आगे बढ़ भी सकती, 500 पे भी जा सकती है। कुछ कम लोग भी हो सकते हैं, कुछ लोग भावनावश में नाम लिखा देते हैं, लेकिन बाद में जब उनके हिस्से का वर्क मिलता है तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। ये चलता रहेगा। मैं काशीराम साहब का चेला हूं। काशीराम साहब कहते थे कि प्रकृति का नियम है पतझड़। पतझड़ प्रकृति का नियम है। पतझड़ मतलब जो पेड़ होता है उस पर पतझड़ भी होता है, लेकिन आपके 100 पत्ते अगर झड़ते हैं तो कुदरत 1000 पत्ते उसके बदले में आपको नए देती है ना। ये प्रकृति का नियम है। तो 10 जाएंगे तो 100 आएंगे, है ना, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग सिस्टम से जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है 35 लोगों की, वो तय कर लेगी। तो एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी लगा दी जाए, पूरा 365 दिन का चार्ट बना के कि भाई फला दिन 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए धर्म प्रकाश भारती जी, है ना, मैं अपने से बता रहा हूं, केवल ये सबके ऊपर लागू है। फला डेट आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद या कभी की भी फला डेट धर्म प्रकाश भारती के नेतृत्व में 50 लोग धरने पर बैठेंगे 5 दिन के लिए, ठीक है ना। अब वो 50 लोग धर्म प्रकाश भारती कहां से लाएंगे, उनकी जिम्मेवारी है। अपने दोस्त लाएंगे या अपने संगठन के लाएंगे या अपने नाते रिश्तेदारों के लाएंगे या फिर पैसे पे मजदूर लेके आएंगे, है ना, वो जाने, उनका काम जाने, ठीक है ना। अल्टरनेट 2-2, 3-3 टीमें हमें ऐसे रखनी चाहिए, है ना। 2-2, 3-3 टीम हमको रखनी चाहिए कि एक टीम हमारी फेल भी हो जाए तो कम से कम 2 टीम हमारी सक्सेस हो जाए, है ना। और जो हमारे परमानेंट भिक्खु 20-25 वो तो रहेंगे, ठीक है। ये मतलब मेरा प्लान है जो मैंने सोचा है इस आंदोलन का विस्तार रूप देने के लिए, ठीक है। और इसी के लिए हमें अपने अपने जिलों में, देखिए 2 बातें बड़ी साधारण सी हैं। अगर आप किसी से पैसा मांगते हैं तो देने वाले को बड़ा संकोच लगता है ना। पैसा मांगने में उसको लगता है, डाउट लगता है कि कहीं मेरा पैसा सही जगह पहुंचेगा या ना पहुंचेगा, है ना। अगर हम उनको कहते हैं कि भाई बौद्ध गया में फला स्थान पर हमारा भिक्षुओं का इतने दिन से धरना चल रहा है और उनके लिए हमको खाद्य सामग्री चाहिए, हमको आटा दीजिए, हमको चावल दीजिए, हमको तेल दीजिए, हमको चीनी दीजिए, हमको देशी घी दीजिए, है ना, हमको रिफाइंड दीजिए। तो मैंने देखा है लोग बड़ी श्रद्धा से देते हैं। 50 किलो चावल मेरा साहब, 20 किलो चीनी मेरा साहब, है ना। ये मेरा अनुभव है मेरी लाइफ का। तो पूरे देश भर से हम खाद्य सामग्री धरना स्थल के लिए लोगों से मांग सकते हैं। उसके सबसे बड़े जो फायदे होंगे वो 2 फायदे होंगे।
पहला फायदा यह होगा कि धरना स्थल पर जो खाद्य सामग्री की जरूरत है वो हमारी पूरी होगी, और उससे भी बड़ा फायदा होगा कि जो हमको 5 किलो चावल भी देगा उसकी भी श्रद्धा हमारे साथ जुड़ जाएगी, उसकी भी भावनाएं हमारे साथ जुड़ जाएंगी, वो भी हमारे साथ आंदोलन में खड़ा हो जाएगा। ऐसा मेरा सोचना है ना। यह है, इसके साथ हम एक और प्लान कर सकते हैं अभी से कि जो धरना स्थल चल रहा है उसके लिए हम ये सब काम करते करते और तय कर लें कि हम भारत के चारों तरफ से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक इस तरह से प्लान बना के 10 यात्राएं निकालें। 10 यात्राएं 10 लीडर तय करें, है ना, उनके साथ 2-2 5-5 हम भिक्षु लगाएं और 10 यात्राएं, और सारी यात्राएं 1 महीने 2 महीने का टाइम रहे, 1 महीने या 2 महीने, बुद्ध पूर्णिमा 2027 को जब भी पड़ने वाली हो, हम धरना के समर्थन में, है ना, त्रिगुणी बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध ज्ञान के लिए प्रस्थान करेंगे। 10 दिशाओं से भी कर सकते हैं, 5 दिशाओं से भी कर सकते हैं, चलेंगे पूरे देश से, लेकिन पहुंचेंगे बोध गया में एक साथ, है ना, पर्चे बांटते हुए, चर्चे बांटते हुए, है ना। तो आषाढ़ में नहीं कर सकते, अभी 29 जुलाई की है, वो टाइम नहीं है अपने पास, और बुद्ध पूर्णिमा पे एक उत्साह भी रहता है ना। बात कर लेना, रख लेना, मैं तो प्रस्ताव रख रहा हूं केवल। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, लगभग 10,000 भिक्षु हैं भारत में, 10,000 भिक्षु हैं लगभग, 8,000 भी हो सकते हैं, मेरे पे कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन 5,000 से तो ज्यादा है, मैं भरोसे के साथ आपसे कह रहा हूं, है ना। और उन भिक्षुओं का कोई भी ध्यान इस धरना की तरफ नहीं है, तो वो सभी भिक्षु, उनका जीवन तो उपासकों के दान से चल रहा है ना। क्यों? भिक्षुओं का जीवन कैसे चल रहा है? उपासकों के दान से चल रहा है ना। तो उपासक लोग उनको भी निवेदन के साथ प्रेरित करें कि पूज्य भंते जी धम्म दान भी लीजिए, भोजन दान भी लीजिए, और धरना स्थल पर भी जाइए, धरना स्थल पर भी जाइए। सुनो मेरी बात को ध्यान से, धरना स्थल पर भी जाइए आप, तो भंते जी को लगेगा कि यार मैं नहीं गया और उपासक मुझसे नाराज हो गए, तो मेरा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना? प्रेरित करना, निवेदन भी करना, प्रार्थना भी करना और प्रेरित करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। अगर भिक्षु हमारे जागरूक नहीं है तो जागरूक उपासक की जिम्मेवारी है कि वो अपने गुरु को जागरूक करें, है ना। मैं समझ रहा हूं इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन ये जो ऑल इंडिया भिक्षु संघ है और ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ है, इनके अंतर्गत ये सदस्य है, तो वो दोनों संस्थाओं को कैसे अपने दाव ये करें, वो बात। ये चंद्रभान पाटिल साहब ने बहुत बड़ी अच्छी बातें कही है कि 2-3 भिक्षु संघ हैं हमारे यहाँ, है ना। तो उनके जो सीनियर भिक्षु हैं उनमें हम और आप मिलके एक प्रतिनिधि मंडल बना के उनको भी एक ज्ञापन पत्र देके निवेदन करेंगे कि गुरुजी आप अपने सदस्यों को निर्देशित करिए, इसके लिए निर्देशित करिए, आपकी कोई शिकायत है, आपका कोई हमसे नाराजगी है, तो बंद कमरे में हम बैठते हैं, लामा साहब बैठते हैं, प्रगतिशील भंते जी बैठते हैं, अंदर से कुंडी लगाते हैं, अपनी नाराजगी, अपनी कमियों को दूर करिए, मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करूंगा, क्यों सर, है ना। लेकिन मेरा अनुभव है कि भिक्षु संघ है कागज पे, लेटर पैड पे, अनुशासन नहीं है उनमें बिल्कुल भी। वो अपने किसी भी संघ नायक का आदेश कोई भिक्षु नहीं मानता सर, जो मेरे पास रिपोर्ट है। लेकिन हम लोग घेराबंदी करेंगे ऊपर से ही। अगर नहीं मानते तो भिक्षु कैसे क्या इकट्ठे हुए, किसके कहने पे हुए? मैं बताऊं सर? हाँ, नहीं ठीक कह रहे हो, नहीं वो ठीक है। अरे पाटिल साहब ठीक है। सुनिए, आप जो उस लखनऊ में 350 भिक्षु इकट्ठा हुए थे, उसमें एक व्यक्ति उनके आयोजक कमेटी में मेरा भी था, परिचय। सभी भिक्षुओं को कहा गया कि आपको
धम्म दान मिलेगा, भोजन दान मिलेगा, आपको चीवर दान में दिया जाएगा। भिक्षु वहां आ गए, है ना, भिक्षु आ गए और वहां जो आयोजक लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो 100 चीवर लेके आए थे बस केवल। तो 100 भिक्षुओं को चीवर मिला, बाकी को नहीं मिला। 100 भिक्षुओं को ही उन्होंने 100 रुपए दिए, बस केवल 100 रुपए आने जाने के किराए के। तो वहां पर सारे भिक्षु नाराज हो गए और कई भिक्षु तो उसकी गाड़ी के सामने, बिना चार की गाड़ी के सामने बैठ गए, है ना। वो वहां से मुश्किल से जान बचा के भागे वो लोग। तो वो जो भिक्षु आ गए थे ना, तो वो जो भिक्षुओं की एक भावना बन गई है कि मुझे बुलाया गया तो कुछ मिलेगा, मुझे बुलाया गया तो कुछ मिलेगा। और बड़े लोग बुला रहे हैं, सेंटर के मिनिस्टर हैं उसमें चीफ गेस्ट, बड़े लोग बुला रहे हैं तो शायद बड़ा लिफाफा मिलेगा। ये कंफ्यूजन भी सर रहा होगा, कॉमन सेंस मैं अपना कह रहा हूं। तो चलिए वो ठीक है, भिक्षुओं से भी निवेदन करेंगे, उनसे भी करेंगे, वो आए या नहीं आए, लेकिन उनको प्रेस्क्राइब करना चाहिए, उन्हें उनकी ड्यूटी का एहसास हमें करवाना चाहिए। नहीं तो फिर वो अशोक सम्राट का समय आ जाएगा। कितने भिक्षुओं के चीवर उतारे थे, समझ रहे कि नहीं। देखिए, डर नहीं दिखाओगे तो लोग सीलों का पालन नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब करना होगा हमको। तो इसके लिए खाद्य सामग्री हो गया, प्रचार यात्रा हो गया, धरना का हो गया, प्रेरित करना है। एक दो बातें और मेरे दिमाग में हैं, हमें एक काम और करना चाहिए। ये काम के साथ साथ हमारे 543 सांसद हैं भारत में, ठीक है, और मेरे ख्याल 269 शायद राज्यसभा है। राज्यसभा तो चलो पर्दे के पीछे से जाते हैं, है ना, लेकिन 543 सांसद तो डायरेक्ट पब्लिक से जाते हैं। और जिस पब्लिक से जाते हैं उसमें एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है ना। बाबा साहब को मानने वाले लोग भी हैं, फूले साहू को मानने वाले लोग भी हैं, संत रविदास संत कबीर को मानने वाले लोग भी हैं, है ना। तो हम लोग क्या करें, एक ज्ञापन पत्र बनाएं और सभी सांसदों को एक एक ज्ञापन पत्र, है ना। प्रक्रिया 50 लोग इकट्ठा, सांसद जी से टाइम लेना, एक मिठाई का डिब्बा लेना, एक फूल की माला लेना, सांसद जी को जाके फूल की माला पहना के वेलकम, स्वागत, आप हमारे सांसद हैं, ये मिठाई मुंह मीठा करिए। और उसके बाद फिर हमारा ये मांग पत्र है, महाबोधि महाविहार बीटी एक्ट 1949 निरस्त कराने के लिए आप पार्लियामेंट में हमारी बात रखिए, है ना। 2029 में पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है ना, पार्लियामेंट का आ रहा है ना 2029 में। तो मैं सोच रहा हूं टेंशन देना चाहिए कुछ सांसदों को भी, सांसदों को भी कुछ टेंशन देना चाहिए। लगना चाहिए कि आज माला और मिठाई मिल रही है, आज माला और कल पता नहीं क्या मिलेगा। एक्शन का रिएक्शन है ना सर, एक्शन का रिएक्शन है ना, बात समझ रहे ना। और उसका सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, अखबारों में दे दो कि हम आज माननीय सांसद जी से मिले, प्रतिनिधि मंडल में ये लोग मिले, है ना, और हमने ये ज्ञापन पत्र दिया है और हमको पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है सांसद जी नेक्स्ट सेशन में हमारी बात जरूर उठाएंगे। क्यों साहब गलत कह रहा हूं, टेंशन क्रिएट करना है ना। अच्छा, एससी एसटी ओबीसी पे तो हमारा अधिकार है, जबरदस्ती भी कह सकते हैं हम, क्यों, लेकिन जनरल वालों को भी हमें देना है ज्ञापन, ये मन सोचिए, क्योंकि वो भी कहते हैं साहब बुद्ध को तो हम भी मानते हैं, बाबा साहब को तो हम भी मानते हैं। कोई जनरल का व्यक्ति एससी एसटी ओबीसी के वोट के बगैर पार्लियामेंट नहीं पहुंच सकता, दावा है मेरा। कोई सांसद नहीं पहुंच सकता जब जो उसको एससी एसटी ओबीसी का वोट ना मिलता हो, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ प्रोग्राम हम बना सकते हैं, है ना। अभी यूपी में है 2027 में, हम एक एक कॉपी इस प्रकार की हम विधायकों को भी दे सकते हैं,
उनकी लैंग्वेज बदल जाएगी। उनको हम कहेंगे कि भाई जो VT एक्ट 1949 बिहार सरकार का है, उसे निरस्त करने के लिए आप अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करिए। उनको राइट नहीं है उसे निरस्त करने का, लेकिन उसको निरस्त करने का वो अनुरोध प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। क्यों साहब, कर सकते हैं ना? तो ये कुछ बिंदु हैं। मैंने आग्रह किया सेक्रेटरी साहब से कि मैं चाहता हूं कि कुछ बातें सदन के सामने, हाउस के सामने रख दी जाएं और जिन पर हम विचार करने के बाद कुछ ऐसा तय करके उठें, ऐसा कुछ निर्णय करके उठें जो भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो, एक बहुत बड़ा आंदोलन उभर कर आए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। धन्यवाद धर्मपत्नी भारती जी, आपके जो सजेशन आपने दिए। निरक्षित भारती जी हमेशा एक तो चीज बोलता है, दिल्ली के गर्दन में घंटी को लगाना है, वोट जो भी है घंटी भी तो लगाना पड़ेगा। ये जो आपने प्लानिंग बताई है, हमने पहले ही कोशिश किया गया, बहुत कोशिश की है। अब फिर से नए तरीके से कोशिश करेंगे, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लगभग 80 MP है, 80 MP है उत्तर प्रदेश में, और MLA 403 MLA हैं। तो आज कल 3 दिन में हम लोग बात करके एक लेटर जारी करेंगे। वो लेटर एक पैड में उनको जाकर वहीं की टीम देना चाहिए, आप लोग को जाकर जन लेना चाहिए। हम तो उसी क्षेत्र की टीम, तो और वोटर, तो और एक चीज, आप लोग जिस राज्य से आए हैं थोड़ा खड़ा हो जाए, कहाँ से आए, थोड़ा अपने बोलिए कहाँ से आया। खाली महाराष्ट्र तो भरा हुआ है, और उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य, और पंजाब, पाकिस्तान, राजस्थान, हाँ, छत्तीसगढ़, और दिल्ली, झारखंड, सिक्किम। तो लगभग यहाँ तो काफी राज्य है। कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार तो बोलता ही नहीं है, हाँ, बिहार। तो इतने भारत से लगभग 70% राज्य आए हुए हैं। तो आप लोग को होमवर्क है आज, आप लोग मतलब कितने MP है, MLA है, किस किस को आप दे सकेंगे, ये चीज आप कल कब हम लोग फाइनल करेंगे, ठीक है। तो अगला, तो मैं अनुरोध करता हूं वेणुगोपाल जी आंध्र प्रदेश से। अच्छा सुरेंद्र जी थोड़ा पानी भर दीजिएगा, सबका जो खाली है पानी। गौतम जी बोतल जितना खाली है पानी भर दीजिएगा। और शाम के जो विशेषकर भोजन यही करना है ना अपने आप कर लेंगे? यही करना है तो व्यवस्था करनी होगी। नहीं बनते लोग यही करना है। नहीं टाइम होगा तो बात नहीं, तैयारी भी करनी है ना, तो यही करनी है आप लोग को। तो लगभग मैं हिसाब देख देता हूँ कितने लोगों का बने। गौतम जी हिसाब ले लीजिएगा शाम का खाना, रात का खाना। तो मैं अनुरोध करता हूँ वेणुगोपाल जी आंध्र प्रदेश से, वहां से आप शुरू करें अपने विचार रखना।